आओ, ओए चल, टाइम अप, बहुत हुआ। यहाँ देखो क्या बोलना चाह रहे हैं। आपको एक लैंग्वेज सिखाने जा रहे बेटा, ये लैंग्वेज सुन ले, और ये लैंग्वेज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा सुन लो। दो जगह पर हम पूरे केमिस्ट्री में इस्तेमाल करने वाले हैं, एक यहाँ और एक इक्विलिब्रियम चैप्टर में। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में देखना आपको ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा जहां पर कई सारा इक्वेशन दे देगा और सबका के दे देगा, K1, K2, K3, ठीक। और आपसे एक इक्वेशन दिया जाएगा, बोलेगा इसका फाइनल के पता करो। वो वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों के बनाने के लिए सिंपल सा लॉजिक है, डिमांड एंड सप्लाई। मतलब आपके क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड किया है और क्या सप्लाई किया, तो ये बेटा आपका सप्लाई है और ये आपका डिमांड है। अब देखो गेम कैसे खेलना है। आपका डिमांड है क्या, 2 ZNS लेफ्ट साइड में। अब सप्लाई चेक करो, 2 ZNS राइट साइड में, बस वहीं से आंसर चेंज, ये प्लस हो गया। समझ में आया। अगला डिमांड है 3O2 लेफ्ट साइड में, O2 यहां और यहां है। एक से ज्यादा जगह पे अगर सप्लाई मिलेगा छोड़ के आगे बढ़ जाए, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, उसके पीछे दिमाग नहीं खराब करना, ठीक। अगला डिमांड क्या है बेटा, 2 ZNO राइट साइड में, 2 ZNO कीप एज इट इज, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला डिमांड है 2SO2 राइट साइड में, 2SO2 राइट साइड में, कुछ चेंज करने की जरूरत है, बस इसको सॉल्व कर दे, तेरा आंसर निकल गया। इतना ही करना है ना। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर तरीका समझ में आया ना। अब मेंटल कैलकुलेशन करो, देखो तो ये दोनों मिलाकर के लगभग 1000 हो रहा है, -1000 माइनस प्लस 300, आंसर 700 के आसपास आएगा। और आपके पास 700 के आसपास आंसर, बोलो कौन सा, ये वाला प्लस क्यों किए, तो देखो यहां पर क्या था, किसको किए बेटा, ZNS ना। तो ZNS मेरा किस तरफ है, अपने को चाहिए किस तरफ और है किस तरफ, उल्टे तरफ है ना, तो साइन को हम लोग चेंज कर दो। ये सॉल्व करने का ट्रिक है, मेथड से जाओगे तो पूरा लिख करके बनाना हो। आया बात समझ में। और आज ऐसे क्वेश्चन पे हम लोग बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर, यहां तक शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। तो तबियत ठीक है रे गधा, हाँ नहीं खांसी तो हो गया ठीक है, पर तुम जिस हिसाब से खांस रहा है, हमको बॉलीवुड का पुराना मूवी याद आ रहा है, नहीं लग रहा है, बॉलीवुड का पुराना मूवी में, बॉलीवुड के पुराना मूवी में हीरो का जो बाप है वो बीमार है, ऐसी खांस रहा है, अरे ओए बेटा लो, चलो पेन वेन छोड़, अभी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अगला 10-15 मिनट सिर्फ पढ़ाएंगे, ध्यान से सुनेगा, रूल्स बताएंगे, ध्यान से सुनेगा। फिर जब नोट करने देंगे, पूरा नोट नहीं करना है, एक छोटा सा समरी से आपका पूरा काम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में एंटर करेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं बेटा, थर्मो केमिस्ट्री, ठीक है। थर्मो केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात होगा और वो टॉपिक है चलिए आपसे एक सवाल से शुरू करते हैं। आप लोग के नॉलेज में कितने तरह का एंथैल्पी होता है, टेल मी द टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। बात करो, तो एक नंबर बोलो कि हाँ 2 तरह का होता है, 10 तरह का होता है, 20 तरह का होता है, कितने तरह का एंथैल्पी होता है, बोलो। 5। और कोई, चलो देखते हैं कितनी तरह का होता है। पहले देखो कुछ इंफॉर्मेशन में से तो ज्यादातर इंफॉर्मेशन आपका पढ़ा हुआ, यहाँ ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ चाहिए। पहले एंथैल्पी, इसके पहले जब हम लोग एंथैल्पी पढ़ रहे थे तो उसको सिर्फ एंथैल्पी कह रहे थे बेटा, अभी इसका नाम में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। एंथैल्पी को हम लोग कहेंगे एंथैल्पी किसका, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का बात होगा। और किसी रिएक्शन में एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट या इवॉल्व या ऑब्जर्व का मतलब क्या होगा, या तो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। कब, when the reacting species as represented by balanced chemical equation have completely reacted। in short, एक केमिकल रिएक्शन जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, रिएक्शन के बाद वो कितना एनर्जी का लॉस किया या गेन किया, कितना एब्जॉर्ब किया, कितना इवॉल्व किया, उस एनर्जी का नाम होगा, उस हीट एनर्जी का नाम होगा बेटा क्या, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।
कई बार इसको कहा जाएगा हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये लैंग्वेज पकड़ के रखना। आपके एग्जाम में बोलेगा हीट ऑफ रिएक्शन पता करो, इसके लिए आपसे क्या मांग रहा है बेटा, आपसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मांग रहा है। समझ में आया तक? अब आगे आओ, अब कुछ इंफॉर्मेशन देखो। पहला इंफॉर्मेशन, उम्मीद करते हैं यहाँ कुछ बताने की जरूरत है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। किसका प्रोडक्ट? एंथैल्पी का। अगला लाइन देखो और इसको समझो। लेकिन अगर आपके एग्जाम में बॉन्ड एनर्जी का डेटा दे दे तो ऐसे मामले में बेटा आपका रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। अगला लाइन देखो, कोई डाउट? ठीक, अगला लाइन पढ़ बेटा, पढ़ा हुआ, ये चीज हमारा हो चुका है। अगला लाइन ये भी पढ़ा हुआ है, हीट क्या है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। अगला लाइन देख, सीपी होगा, यस करेक्ट, ये सीपी होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। सीबी होने पे तो डेल्टा ही हो जाएगा, है ना, ये सीपी होगा। अगला लाइन देख बेटा, नेगेटिव होगा तो एक्सो और अगर पॉजिटिव हुआ तो एंडो। ठीक है, यहां तक की बात। अब वहां कुछ इंफॉर्मेशन है। अगर आपको स्टैंडर्ड वर्ड का इस्तेमाल किया जाए केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स में, तो स्टैंडर्ड का मतलब बोल, टेम्परेचर 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पकड़िएगा, प्रेशर बेटा 1 atm और कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी पकड़ना। यहां तक समझ में आया? आओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी। यहां देखो हमारे पास 4 फैक्टर जिसके ऊपर एंथैल्पी डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर देख क्या है, और इसको समझने के लिए आपको सिर्फ 2 एग्जांपल देखने से समझ में आ जाएगा। पहला रिएक्शन देख, दूसरा रिएक्शन देख बेटा, दोनों का फिजिकल स्टेट, दोनों का एंथैल्पी कंपेयर कर। देख यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वहां वाटर गैस है, यहाँ वाटर, इसके वजह से उसका एंथैल्पी में चेंज आया। इससे ये क्या प्रूफ हुआ, एंथैल्पी किस पे डिपेंड कर रहा है, फिजिकल स्टेट किसका, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। यहाँ किसका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ बेटा, अगर आप इसको भी चेंज करोगे तो देखना वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो फैक्टर क्या है। ठीक है, अब यहां पर देखो आपके पास 2 रिएक्शन, दोनों सेम रिएक्शन है। कार्बन, उसका इलेक्ट्रोपिक फॉर्म क्या लिया गया, डायमंड। दूसरा कार्बन, उसका इलेक्ट्रोपिक फॉर्म क्या है, एमरफस। यानी डायमंड का मतलब कौन है, क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, दोनों का ही रिएक्शन, दोनों का ही प्रोडक्ट, सब कुछ सेम है, इसके बावजूद भी एंथैल्पी में फर्क आया। तो इससे क्या साबित हुआ, ये किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, एलोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगला एग्जांपल देखो क्या हमारा, सॉल्यूशन। अगेन दोनों रिएक्शन को कंपेयर करो, इस रिएक्शन को देखो और इस रिएक्शन को देखो। ठीक है, यहां देखो, यहां हाइड्रोजन किस स्टेट में, गैस में, आयोडीन का स्टेट, यहां आयोडीन का स्टेट, यहां प्रोडक्ट का स्टेट। देखो आपका एंथैल्पी में समझ में आया, तो सॉल्यूशन फॉर्म में भी होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर पे एंथैल्पी कैसे डिपेंड करता है, उसके लिए इक्वेशन है जिसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ इक्वेशन। और इक्वेशन क्या है बेटा, देखो मान लो जब टेम्परेचर T1 था तब एंथैल्पी डेल्टा H1 है, जब टेम्परेचर T2 हुआ तब एंथैल्पी H2 है। तो इक्वेशन है H2 डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इक्वल्स टू डेल्टा Cp T2 माइनस T1। Cp क्यों है, कांस्टेंट प्रेशर पे बात होता है एंथैल्पी, है ना। अगर ये Cv होता तो, अगला इक्वेशन समझ आया, बात समझ में। और यहाँ डेल्टा Cp का मतलब क्या हो रहा है, यहां देख, डेल्टा Cp का मतलब होगा टोटल Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस Cp ऑफ, और Cv का मतलब क्या होगा, टोटल Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल Cv ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आया बेटा, ये 4 फैक्टर है। जब आप लोग नोट करोगे, ये एग्जांपल नोट करने मत जाना, बहुत टाइम लगेगा, आप सिर्फ 4 फैक्टर का नाम लिख लेना कि किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहां तक आइए अब आगे बात करते हैं। ये रहा, आपसे सवाल पूछे थे कितनी तरह का एंथैल्पी होता है, जवाब है इसका कोई फिक्स टाइप नहीं है, जितने तरह का रिएक्शन। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे, फिर से याद दिला, एंथैल्पी का नाम क्या बताया बेटा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जितने तरह का रिएक्शन होगा उसका एंथैल्पी का वही नाम है। अगर आपके रिएक्शन में कुछ बन रहा है, अगर आपके रिएक्शन में कुछ जल रहा है, अगर आप सॉल्यूशन बना रहे, डाइल्यूट कर रहे, न्यूट्रलाइज कर रहे, फ्यूज कर रहे, वेपर कर रहे, सब्लिमेशन कर रहे, एटमाइजेशन जो कर रहे हैं, उसके हिसाब से एंथैल्पी का नाम पड़ेगा। ठीक है, यहां तक की बात। ठीक, अब एक एक करके बेटा हम लोग एंथैल्पी पे, सारे एंथैल्पी पे बात करने वाले हैं, इवन जो लिस्ट में यानी इस पे भी बात करने वाले, पर इन सब पे एक कॉमन बात बताना है, पहले वो सुन ले तो आगे देखना धड़ धड़ बात समझ में आएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ध्यान से सुनना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ हीट चेंज। यहां लिख रहे बेटा, एंथैल्पी का डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ हीट चेंज। कब, व्हेन 1 मोल, यहां तक लिखे तो ये कांस्टेंट है सबके लिए। अब इसके बाद जो प्रोसेस का नाम होगा वो चिपका देना,
जैसे अब पूरा डेफिनेशन सुनो, इसका क्या होगा, इसका डेफिनेशन होगा अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इसका डेफिनेशन क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अंडरगोस कंबशन। इसका डेफिनेशन क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। बात समझ में आ रहा, यानी कि बाय डेफिनेशन ये 1 मोल का खेला पकड़ा रहे बेटा, पकड़ ले, कई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो 1 मोल पे गेम खेलेगा। बाय डिफॉल्ट दिमाग में सेट कर लो, एंथैल्पी हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, पर मोल पे। अब पर मोल किसके लिए, उसके लिए जिसके लिए वो प्रोसेस हो रहा है। बात समझ में आ रहा, लेकिन आगे चल करके डेफिनेशन में कुछ चेंजेस आएगा, जैसे कि क्या चेंजेस आएगा, यहां पर आपको क्या बताया गया, चेंज, कुछ जगह पर चेंज लिखा जाएगा, कुछ जगह पर इवॉल्व लिखा जाएगा। इसका क्या मतलब, जहां चेंज लिखा जा रहा है इसका मतलब वहां हीट एब्जॉर्ब भी होगा और एमिट भी हो सकता है, लेकिन जहां पर इवॉल्व लिखा जा रहा है मतलब वहां पे हीट सिर्फ एमिट होगा। मतलब जहां चेंज लिखा जा रहा है उसका मतलब वो प्रोसेस एंडो भी हो सकता है, एक्सो भी हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ इवॉल्व लिखा गया तो, एब्जॉर्ब लिखा गया तो एंडो होगा। क्लियर है मैटर, तो उस लैंग्वेज पे ध्यान देना। बट अगेन वंस फिर से बोले बेटा, सारे पे डेफिनेशन पे तेरा जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 मोल। इस 1 मोल पे सारा का सारा खेल होगा, सारा का सारा प्रॉब्लम बनेगा। अब एक एक करके बात करते हैं। जब आप नोट करोगे बेटा, ये सारा नोट नहीं, खैर वो आपको सब बता देंगे कैसे नोट करना, भी ध्यान से सुनो। पहला है, पढ़ो क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेफिनेशन पढ़ो। पढ़े यहां तक, अब इस पे ध्यान दे, क्या बताया यहां तक तो हुआ ना, 1 मोल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अब कैसे बन रहा है उस पे ध्यान देना, फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, वो एलिमेंट जिसको बना रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज बता रहे, इस वक्त आपको एक और चीज का ध्यान देना है कि जो एलिमेंट होगा वो अपने एलिमेंट्री फॉर्म में होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब निकलता है, एलिमेंट का एलिमेंट्री फॉर्म क्या होता है ये पहले वो समझा देते हैं। एलिमेंट का एलिमेंट्री फॉर्म, चलो एक एक करके तुम लोग कोई भी एक एलिमेंट का नाम बताओ। चलो तुम बोल बेटा, एक एलिमेंट का नाम बोल, हीलियम। अब आप बताओ हीलियम का एलिमेंट्री फॉर्म क्या होता है। सवाल ये है कि हीलियम मोनोएटॉमिक होता है, डायएटॉमिक होता है, ट्राइएटॉमिक होता है। इसके नीचे कुछ नहीं लगेगा। हीलियम सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, तो यहाँ गैस लगेगा। ये इसका एलिमेंट्री फॉर्म है। एक और एलिमेंट का नाम बोल बेटा, नाइट्रोजन। तो बोल नाइट्रोजन का एलिमेंट्री फॉर्म N2 होगा और गैस होगा। बात समझ में आ गई एलिमेंट्री फॉर्म का मतलब, ठीक है। तो एलिमेंट किस हालात में होना चाहिए, एलिमेंट का एलिमेंट्री फॉर्म का मतलब जानते क्या हो रहा, एग्जिस्ट नेचुरली, जैसे नेचर में पाया था लोग उसी फॉर्म में बात करेंगे। गैस है तो गैस पे बात करेंगे, लिक्विड है तो लिक्विड में बात करेंगे। जैसे कि व्हाट इज द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ ब्रोमीन, बोल बेटा, ब्रोमीन पहले लिखेंगे कैसे, Br, डायटोनिक होता है, डायटोनिक फॉर्म के एग्जिस्ट करता है। और कैसा होता है बेटा, ये लिक्विड होता है। बात आया समझ में। अच्छा बताओ तो एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कौन सा करेक्ट है, ये करेक्ट है ना ये करेक्ट है, गलत, ये करेक्ट है, ये ओजोन है बेटा, ऑक्सीजन तो ये है ना, ये एलिमेंट्री फॉर्म कहलाएगा, ये एलिमेंट्री फॉर्म नहीं कहलाएगा। एलिमेंट्री फॉर्म का मतलब समझ में आया, ठीक है। एक बार दोबारा बात कर रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या, हीट चेंज। देखो यहाँ पे हीट क्या बोला, दोनों बोला है ना, हीट चेंज कब, जब एक मोल सब्सटेंस बनेगा, किससे बनेगा, एलिमेंट इन देयर एलिमेंट्री स्टेट, ठीक है। यहां तक अब आगे का इंफॉर्मेशन सुनो। सिंबल पे भी ध्यान रखना, सिंबल क्या है बेटा इसका, डेल्टा एच एफ, एफ का मतलब फॉर्मेशन होगा। और अगर ऐसे लिख दिया, ये एग्जांपल देखो, अब आपसे पूछेंगे बोले यहां किसका फॉर्मेशन हुआ, हाँ अच्छा सोचो तो यहाँ पे फिर से बात कर, देखो अगर आपसे कहा जाए फॉर्मेशन ऑफ HCl, तो फॉर्मेशन ऑफ HCl ये हुआ, ठीक है। अच्छा बताओ तो ये किससे फॉर्म होगा, एलिमेंट कौन कौन है, हाइड्रोजन का एलिमेंट्री फॉर्म, ऑक्सीजन, क्लोरीन का एलिमेंट्री फॉर्म, क्लियर। और यहां लगा दिए 2, बैलेंस हुआ, गलत। थर्मोडायनेमिक्स में जब आप एंथैल्पी के टर्म में लिखोगे बेटा बैलेंस तो है, पर थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से गलत है। बोलो क्यों, यार किसका फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जिसका फॉर्मेशन का बात होगा वो कितना मोल होना चाहिए, और इसको 1 रखने के लिए आप जरूरत पड़ेगा यहां पर हाफ का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग फ्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं करते बेटा, लेकिन जब थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन होगा तो हम लोग फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और क्यों करेंगे, फिर से बोल रहे, जिसका एंथैल्पी का बात होगा उसको 1 रखना, 1 रखने के बाद बाकी जो बचेगा फ्रैक्शन और होल नंबर, उसके हिसाब से आप बैलेंस करोगे। बात समझ में आया, ठीक है। अगला पार्ट देखो क्या होता है, ये देखो, अगर इसको ऐसे लिख दिया गया तो आप इसको क्या पढ़ोगे बेटा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ोगे, ठीक है। अब ये देखो, और यहां ध्यान से सुनो, लैंग्वेज पे बात करते, तो ये बताओ तो बोल, तो आप इसको क्या पढ़ोगे बेटा, यही पढ़ोगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको क्या पढ़ोगे,
इसको क्या पढ़ोगे? चेंज तो है बेटा, डेल्टा तो चेंज, हम लोग बार बार चेंज करने नहीं जा रहे, लैंग्वेज सिखा रहे। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बता दे रहे बेटा, कंसेप्ट से ज्यादा आपको लैंग्वेज सीखना है, क्योंकि कंसेप्ट ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर, ज्यादातर चीज आपका पढ़ा हुआ है, आपको लैंग्वेज सीखना, कब क्या बोलेगा और कैसे इस्तेमाल करना। ठीक है, बोल क्या कहेंगे इसको? हाँ, इसको आप कहोगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। चैप्टर टॉपिक के शुरुआत में ही बोल दिए, जब सिर्फ डेल्टा एच होगा, उसके साथ कुछ नहीं लिखा होगा, तो वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ डेल्टा एच नहीं, यहाँ पर एफ लिखा हुआ, मतलब ये क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। बात समझ में आया? अब जो चीज बताने जा रहे सुनो, कई ऐसा इक्वेशन आएगा बेटा, कई ऐसा प्रॉब्लम आएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, जहां पर सारा का सारा डेटा फॉर्मेशन का दिया और आपको बोलेगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालो। ऐसे मामले में हम लोग हेजल्स लॉ का इस्तेमाल नहीं करने जाएंगे, इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन है कि आपको एक डेटा फॉर्मेशन का दे दिया, एक कंबशन का दे दिया, एक न्यूट्रलाइजेशन का दे दिया और बोला एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पता करो, तब हेजल्स लॉ का इस्तेमाल करो। फिर से रिपीट करें, अगर आपके क्वेश्चन पे सारा का सारा डेटा फॉर्मेशन दिया हुआ है तो हेजल्स लॉ का जरूरत नहीं बेटा, डायरेक्टली क्या करोगे? सारा का सारा फॉर्मेशन को प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के फॉर्मेट में सॉल्व करो। बात आया समझ में? अगला पार्ट देखो क्या कहता है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठोगे, ये डेटा आपको नहीं दिया जाएगा, आपको खुद से पकड़ना होगा। ठीक है, अगर क्या देखो लैंग्वेज क्या बोला, एलिमेंट इन देयर एलिमेंट्री स्टेट में जो एलिमेंट पाया जाएगा उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू। क्यों? अभी बताए थे क्या, सुनो, अभी बताए थे क्यों। एलिमेंट इन द एलिमेंट्री स्टेट का मतलब क्या, वो नेचुरली पाया जा रहा है, नेचर को खुद बना के दे दिया है, उसको बनाने में तो भाई हमारा कोई रोल नहीं है, इसलिए उसको हम लोग क्या मान के चलेंगे बेटा? जीरो मान के चलेंगे। बात समझ में आया? और कहां कहां पे जीरो पकड़ना वो देखो। एलोट्रॉप्स के मामले में जो सबसे ज्यादा स्टेबल एलोट्रॉप होगा उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप क्या लोगे? जीरो लोगे। फॉर एग्जांपल डायमंड, ग्राफाइट, कौन ज्यादा स्टेबल है? ग्राफाइट है। अच्छा वो बता दी, अक्सर बच्चों का जवाब होता है डायमंड। डायमंड इज हार्डर देन ग्राफाइट, लेकिन रिएक्शन के मामले में, रिएक्टिविटी के मामले में स्टेबिलिटी किसका ज्यादा पाया गया? ग्राफाइट का पाया गया। एक और मामले में आपको जीरो पकड़ना, पढ़ो यहाँ पर कहा, अगर कोई ऐसा इक्वेशन है जहां पर H प्लस एक्वस फॉर्म में पाया जा रहा है तो उसका भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप कितना लोगे बेटा? जीरो लोगे। यहां तक का बात समझ में आया? अब देखो क्या बताया जा रहा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव या पॉजिटिव, वो तो पहले ही बता दिया कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, पढ़ो ये। अगर किसी मामले में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू नेगेटिव आया, इसका मतलब वो जो भी कंपाउंड बना वो थर्मोडायनेमिकली क्यों, अब इसको स्पॉन्टेनिटी के साथ जोड़ दो, है ना भाई। आपका सिस्टम का एनर्जी क्या हुआ? डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ? सिस्टम का एनर्जी घटा है बेटा, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ा है। ठीक है यहां तक? अब जो चीज इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वो यहां देखो, आपको बताया जा रहा है कब जीरो लेना कब नहीं लेना। बोलो तो ये जीरो समझ में आ रहा है? ये जीरो समझ में आ रहा है? ये जीरो नहीं है समझ में आ रहा है, और ये जीरो समझ में आ रहा है, क्योंकि ब्रोमीन का जो एलिमेंट्री स्टेट है वो लिक्विड है, अगर गैस होगा तो फिर वो जीरो नहीं, लिक्विड होगा तो जीरो है। आयोडीन होने से क्या होगा बोल? सॉलिड होगा तो जीरो। अगर ये लिक्विड या गैस होगी तो जीरो नहीं होती, आयोडीन नेचुरली सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये देखते समझ में आ रहा है? ये समझ में आया? अब ये सब याद रखना है। व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस में व्हाइट फॉस्फोरस ज्यादा स्टेबल होता है, आप उसको जीरो पकड़ोगे। ये आपको याद रखना होगा, एग्जाम में बोलेगा नहीं। ग्राफाइट और डायमंड में ग्राफाइट ज्यादा स्टेबल, व्हाइट और रेड में व्हाइट ज्यादा स्टेबल, और रोम्बिक और मोनोक्लिनिक में रोम्बिक सल्फर ज्यादा स्टेबल होगा। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना। समझ में आया? नोट करते हुए ये सब नोट करो या ना करो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन डेटा इसको जरूर लिख लेना, आपको याद होना चाहिए कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन नहीं है। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े। क्या पढ़ रहे थे बेटा हम लोग? बोल। फॉर्मेशन। अब हेडिंग पढ़ क्या है? कंबशन। डेफिनेशन पढ़। पढ़े क्या? यहां बोला हीट चेंज, डायरेक्ट बोल दिया, इसका मतलब पहले से तय हो गया ये प्रोसेस हमारा कब क्या होगा? ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन कब? याद रखना, अगर ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिटेड हो जाए तब वो इस तरीके से काम नहीं करेगा, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, वो पार्शियली ऑक्सीडाइज करेगा। एक एग्जांपल से समझा रहे, समझना बेटा। बोलो C+O2, जवाब दो। रुको, अगर O2 एक्सेस में तो प्रोडक्ट क्या होगा? CO2, और O2 अगर लिमिटेड है तो प्रोडक्ट क्या होगा?
CO होगा तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। बात समझ में आया? यानी कि अगर O2 लिमिटेड है तो CO होगा, फिर O2 देंगे तब CO2 बनेगा। लेकिन कब? जब ये लिमिटेड है। लेकिन C के साथ अगर O2 एक्सेस है तो वो डायरेक्ट CO2 देगा। तो समझे बात? यहां चलो यहां देखो अगला क्या कहता, पढ़ो एग्जाम्पल। समझ में आ रहा? डेटा क्या दिखा रहा? माइनस है। किसका कंबशन हुआ बेटा? यहां अगर आपसे पूछा जाए यहां किसका कंबशन हुआ है? मीथेन का। इसलिए मीथेन के आगे क्या है बेटा? 1 है। अगला पढ़ो। और अगेन बता रही है ट्रिक है, ये ट्रिक है। अगर आपके क्वेश्चन पे फिर से सुना, अगर आपके क्वेश्चन पे सारा डेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मांगा है तो क्या करेंगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लेकिन अगर तेरे क्वेश्चन पे सारा डेटा कंबशन दिया है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मांगा है तब क्या करेंगे बेटा? ये डायरेक्ट ट्रिक बनाने का तरीका बताया। अदरवाइज आप फेजेस लॉ इनमें पहुंचोगे, सीखोगे तो सब समझ जाओगे। ये आपको ट्रिक बताया जा रहा है कंबशन के मामले में ऐसे इस्तेमाल करना। ठीक है, अगला देखो। ये पूछा जाता है कि किस मेथड से इसको डिटरमाइन किया जाता है। प्रोसेस का नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, यहां तक एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये हम लोग पहली बात कर चुके कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है यहां तक। अब आओ, कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां से पूछेगा इसका कैलोरीफिक वैल्यू बता कर। जब आपसे कैलोरीफिक वैल्यू मांगा जाएगा तो जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा उसका डेटा और जिसका कैलोरीफिक वैल्यू मांगा बेटा उसका मॉलिक्यूलर वेट से आप डिवाइड करोगे। याद रखना, फिर से सुन लो ध्यान से। बताओ तो एंथैल्पी जो होता है वो एनर्जी पर ग्राम की एनर्जी पर जूल, पर एनर्जी पर ग्राम की एनर्जी पर मोल, पर मोल। एंथैल्पी हमेशा पर, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू पर ग्राम पे कैलकुलेट होता है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आओ तो बहुत काम का चीज बताने जा रहे हैं। ये किसी कॉपी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पढ़ के आप पढ़ने जा रहे। ये सीख लो थोड़ा सा, क्योंकि आपको दो तरीके का क्वेश्चन मिलेगा हेजिस लॉ सॉल्व करने के टाइम पे। या तो क्वेश्चन बना बनाया दे देगा, इक्वेशन आपको बना बनाया दे देगा, या फिर आपको इक्वेशन खुद बनाना पड़ेगा। और जब बनाना होगा तो कैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करना वो बता दे। देख पहला लैंग्वेज पर क्या कहता है, क्या बोल रहा है? फॉर्मेशन। जब फॉर्मेशन का इक्वेशन बनाना होगा तो सबसे पहले जिसका फॉर्मेशन उसको फॉर्म कर। ठीक है, और ये इसको किससे फॉर्म करेंगे? इसके एलिमेंट से। और एलिमेंट किस स्टेट में होगा? एलिमेंट्री। तो बोल तो यहां पर कौन कौन सा एलिमेंट है बात कर। तो कार्बन का एलिमेंट्री स्टेट और सॉलिड होगा, यही होगा ना। अब प्लस किसको लगाएंगे बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एलिमेंट्री स्टेट O2, सॉलिड लिक्विड या गैस? गैस। अब आपका इक्वेशन कंप्लीट। अब इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करो, बैलेंस है। ठीक, अगला लाइन समझो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो जब फॉर्मेशन की बात करेंगे सबसे पहले फॉर्म करेंगे जिसको फॉर्म करने को बोला है। अब बताओ ये किससे किससे फॉर्म होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एलिमेंट्री स्टेट H2, फिजिकल स्टेट गैस। अगला एलिमेंट कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एलिमेंट्री स्टेट O2 और उसका फिजिकल स्टेट गैस। अब इसको बैलेंस करेंगे। पहले ये बताओ किसका एंथैल्पी का बात हो रहा है? जिसका एंथैल्पी का बात हो रहा है उसके आगे 1 रख करके बैलेंस करेंगे। इसको 1 रखने के चक्कर में क्या करोगे बोलो? हाफ किसके साथ लगाएंगे बेटा? O2 के साथ लगाएंगे। बात समझ में आया? एक और एग्जांपल समझो। मान लो आपसे कहा गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथानॉल। सबसे पहले क्या करेंगे? मिथानॉल बनाएंगे। आप देखेंगे कौन कौन सा एलिमेंट है। इस बार 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन का एलिमेंट्री स्टेट C, और C किस फॉर्म में होगा? सॉलिड के फॉर्म में होगा। फिर अगला कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एलिमेंट्री स्टेट बेटा H2 और वो किस स्टेट में होगा? गैस में होगा। फिर अगला कौन होगा? O2 और O2 का फिजिकल स्टेट गैस होगा। हो गया। अब बैलेंस करेंगे। कार्बन 1 है तो 1 रहेगा। हाइड्रोजन कितना है? वहां 4 लगेगा, मतलब 2 हो गया 4। और ऑक्सीजन कितना है? आप इसको डिस्टर्ब नहीं करोगे। जिसका एंथैल्पी का बात होगा उसको आप छेड़ोगे नहीं, इसको टच नहीं करना। ठीक है, एक और लैंग्वेज सिखाते देखो यहां पर। मान लो आपसे कहा गया एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C। लैंग्वेज पे ध्यान देना। अभी तक फॉर्मेशन पे बात करते, अब कंबशन की बात करते। अब जब कंबशन बोलेगा तो सब यहां क्या सीखे थे? जब फॉर्मेशन बोलेगा तो सबसे पहले वो लिखेंगे जो फॉर्म हुआ, उसके बाद लिखेंगे किससे किससे फॉर्म हुआ। जब कंबशन बोलेगा तो जिससे कंबशन करना पहले वो लिखेंगे, उसका फिजिकल स्टेट लिखेंगे। और कंबशन बोला तो एक चीज आप खुद से लगाओगे। क्या लगाओगे बेटा? यहाँ पर ऑक्सीजन लगाओगे, उसका फिजिकल स्टेट गैस।
और आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का रिएक्शन क्या बनता है, CO2। क्लियर है? अब एक इंफॉर्मेशन सुनो, ऐसा क्वेश्चन फंसाएगा आपको। इस वक्त एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का जो वैल्यू आएगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन का भी वैल्यू सेम आएगा। बोलो क्यों? मिलाओ इक्वेशन, मिलाओ ना भाई। अरे भाई सेम इक्वेशन है आपका, बस लैंग्वेज बदल गया। आप जब इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ये बन गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, लेकिन जब इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे बेटा तो ये बन गया एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बात समझ में आया? चलो तो एक और बात करते हैं। यहाँ देखो, ये देखो, यहाँ देखो, अब बताओ किसका कंबशन की बात कर रहे हो? अभी मिथानॉल का फॉर्मेशन किए बेटा, अब मिथानॉल का कंबशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? जिसका कंबशन करना वो लिखेंगे, और इसके साथ क्या लगाएंगे बेटा? ऑक्सीजन, फिजिकल स्टेट, गैस। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमारा प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। क्लियर है? अब इसको बैलेंस करेंगे। बोल किसका कंबशन का बात हो रहा है? जिसका बात हो रहा है उसको टच नहीं करना है, बिना टच किए बैलेंस करेंगे। शुरू करो, बोलो यहाँ कितना हाइड्रोजन है, वहां कितना है, तो 2 लगा दे, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब बोल यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 4। और यहाँ कितना ऑक्सीजन है? बोल कहां कितना लगेगा? यहाँ 4 है ना, आप इसको टच नहीं कर सकते हो, तो जो करना है इसको करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, यही हुआ ना मतलब। आप इसको टच नहीं कर सकते हो। यहाँ पर कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो O2 को 3 बनाने के लिए क्या करेगा LMO2? 3/2। आया बात समझ में? इस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करना है। समझ में आ गया बेटा? हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन कैसे लिखना है। ठीक है, आइए अगला टॉपिक पे बात करते हैं। देखो क्या है, उम्मीद करते हैं ये तो हमने पढ़ चुके। कौन बताएगा? लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी कहां पढ़े थे? केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे ना? क्या था? पढ़ के देख तो याद आ रहा है? क्या था? एक आयनिक क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जितना हीट देना पड़े, देख यहाँ पे पहले बोल दिया कि हीट देना पड़ेगा, मतलब ये प्रोसेस एंडो हो रहा। और वो आयनिक क्रिस्टल टूट करके किस फॉर्म में आएगा? आयन के फॉर्म में आएगा। आयन का स्टेट क्या होना चाहिए? गैसियस होना चाहिए। उस वक्त जितना एनर्जी होगा उस एनर्जी का नाम होगा एंथैल्पी। लैटिस है, लैटिस एनर्जी। एग्जाम्पल देख, जाकर के देखना, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते हुए बेटा यही एग्जाम्पल आपको हम पढ़ाए थे, है ना? यहाँ पर क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड है, टूट करके किस में आया? गैस के फॉर्म में आया। क्लियर यहां तक की बात? और ये प्रोसेस क्या आप लोगों को याद पड़ रहा है कि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते हुए आपको बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ाए थे, है ना? और बॉर्न हेबर साइकिल किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? हेगल्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, यानी लैटिस एनर्जी को आप किससे पता कर सकते हो? बॉर्न हेबर साइकिल से पता कर सकते हो। अगले हेडिंग देखो, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। बताओ तो क्या होता है हाइड्रेशन एनर्जी? पहले ये बताओ, जब एक आयन पैदा होता है उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है? गैस। उस गैसियस आयन को अगर हम लोग किसी सॉल्वेंट में या पानी में डुबो देंगे तब वो आयन क्या कहलाएगा? सॉल्वेटेड आयन या हाइड्रेटेड आयन। और उस वक्त एक एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी का नाम हाइड्रेशन एनर्जी। तो बोलिए एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ कि रिलीज हुआ? पढ़ो। पर इन सब में आप एक चीज का बार बार ध्यान दिए बेटा, ये खेल चल रहा है आपका, समझ में आया? तो लैटिस सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है? वो अमाउंट है फिर जो रिलीज होगा कब? जब 1 मोल गैसियस आयन को हम क्या करेंगे? सॉल्वेटेड फॉर्म में ले जाएंगे या हाइड्रेटेड फॉर्म में ले जाएंगे। जैसे कि ये देख, तय हो गया पहले, ऑलवेज देख दो। ये पढ़, मेरा कटायन है, गैस के फॉर्म में पानी में डाले, कटायन एक्वस बन गया, एनर्जी रिलीज हुआ। अनायन है, गैस के फॉर्म में पानी में डाले, अनायन एक्वस बन गया, एनर्जी रिलीज हुआ। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कटायन। और ये होगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अनायन, या हाइड्रेशन एनर्जी कह लो। क्लियर बेटा? यहां तक पूछ रहे बेटा, तेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ, बोल कहीं दिक्कत है? बात कर। हाँ ये हुआ, यहां तक समझ में आया? ठीक है, चलिए क्लियर यहां तक? अगला हेडिंग क्या है बेटा? हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले। आजा बेटा। ओके, ओए अब ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा टॉपिक बचा। मेन पार्ट जो था वो टच कर लिए, 1-2 इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो सुनो। हीट ऑफ सॉल्यूशन डेफिनेशन पढ़, क्या कहता है? कहां चला गया? पढ़ो। क्या कह रहा है? यहां पे भी देखो तो क्या बोला? हीट इवॉल्व या
मतलब दोनों हो सकता है। कब? जब 1 मोल सॉल्यूट को किसमें डिसॉल्व किया गया? एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। और देखा गया कि इसको डालने के बाद उसमें कोई हीट का चेंज नहीं हो रहा है, उस वक्त जितना भी हीट का चेंज होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? हीट ऑफ सॉल्यूशन। अगला लाइन पढ़ और एग्जांपल देख, समझ में आया कि नहीं? क्या किया गया बेटा? H2SO4 को पानी में डाला, वो लिक्विड से एक्वस फॉर्म में चला गया, इसका सॉल्यूशन बन गया। यहाँ सॉलिड कौन है? H2SO4। सॉल्वेंट कौन है? पानी। कितना पानी दिया यहाँ पर? एक्सेस पे पानी दिया, इसलिए एक्वस निकल कर हम लोग छोड़ दिए, ठीक है। ये लाइन पढ़, क्लियर है? अब एक चीज समझाने जा रहे हैं, बट ये थोड़ा सा समझने का मामला है। आप लोग को ऑलरेडी ये टॉपिक पहले पढ़ा चुके थे, टेक्निकली ये पढ़ाने का जरूरत नहीं था, पर पढ़ाने का एक रीजन है बेटा, एंथैल्पी ऑफ लैटिस। और ये ठीक है, देखो समझाते हैं कैसे। ये बताओ तो KCl आपका आयनिक कंपाउंड है कि कोवैलेंट कंपाउंड है? और उसको किस में डाला गया बेटा? आप बताओ तो KCl को जब पानी में डालेंगे एक्चुअली में आपको क्या मिलने वाला बताओ? K प्लस एक्वस की गैस। बोल बोल, एक्वस, यही मिलेगा ना? देख तो कुछ इससे रिलेट नहीं हो रहा मामला। आपको K प्लस मतलब एक्वस मिल रहा है, एक्वस मिल रहा है ना, इसके साथ एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो समझाएंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? लेकिन ये रिलेशन तभी लागू होगा जब आपका सॉल्यूट आयनिक होगा, तभी तो आयन बनेगा ना। देखो समझाते हैं, समझो। ये समझे तो अब इसको पढ़। सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े थे, याद रखना एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसी भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बेटा? 0 होता है। अगर आपका सॉल्यूट आयनिक है तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो किसके बराबर होगा? एंथैल्पी ऑफ लैटिस प्लस हाइड्रेशन एनर्जी के बराबर। कैसे होगा और समझाते हैं। देखो मान लो ये हमारे पास एक आयनिक सॉल्यूट है, ठीक है। इसको पानी में डाले बेटा, और पानी में डालने के बाद ये क्या होगा? सॉल्यूशन बनाएगा, और सॉल्यूशन बनाने के बाद ये बनेगा, ये होगा ना, टूट जाएगा आयन में, प्लस माइनस में टूट जाएगा। क्लियर यहां तक? अब यहां से यहां तक का सफर दूसरे एंगल से देखो। अगर ये मेरे पास सॉलिड है आयनिक फॉर्म में और इसमें फिर से एक एनर्जी दी है, कौन सा एनर्जी दी है बेटा? लैटिस एनर्जी। तो बताओ तो आप लोग क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? बात करो। A प्लस फिजिकल स्टेट गैस, लैटिस में गैस पढ़े थे ना, वापस आ वापस आ। क्या होगा? गैस में बनेगा, यही है ना? तो फिर से समझो बेटा, ठीक है। ये यहां तक तो बन गया सॉल्यूशन हमारा। अब लैटिस एनर्जी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा बोल? और अब इस गैस को डाल दे पानी में। जब पानी में डालेंगे गैस आयन तो वो क्या कहलाएगा? उस एनर्जी का नाम क्या होगा? हाइड्रेशन एनर्जी। वापस आ गया। यानी यहां से यहां जाने के लिए एक स्टेप या फिर आप 2 स्टेप में गए। हेजेस लॉ क्या कहता है बेटा? एक प्रोसेस को एक स्टेप में करो या 100 स्टेप में करो, टोटल एंथैल्पी सेम होगा। मतलब ये एंथैल्पी किसके बराबर होगा? बेस प्लस बेस। ये लाइन का मतलब समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है बेटा? ठीक। आओ देखो, एक इंफॉर्मेशन दिया गया, पढ़ो वहां पर कि अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव हुआ तो याद रखना सॉल्बिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, और अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव हुआ तो सॉल्बिटी टेम्परेचर के साथ घटेगा। ठीक है यार? अभी सॉल्यूशन बनाए थे, अब उसको डाइल्यूट करने का, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या कहता है? पढ़ो इसको। और ध्यान से सुनना, यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो मान लो हमारे पास इस इक्वेशन को देखो, इक्वेशन को समझना बेटा। देखो HCl में कितना पानी डाले? 10 मोल पानी डाले। डाइल्यूट कर रहे ना, डाइल्यूट करने के बाद क्या डालने वाले हो? पानी डाले। कितना पानी डाले? तो मान लो डाइल्यूट होने के बाद ऐसा कुछ आ गया। वो 10:2 दिखाने का मतलब है कि इसमें 10 मोल पानी है और इतना एनर्जी रिलीज हुआ। अब फिर से देख क्या हुआ, क्या डाला गया पानी, अब का अलग वैल्यू आया, है ना? अच्छा बताओ तो क्या इस वैल्यू को एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन कहा जाएगा? बात करो बात करो। जवाब है नहीं। जबकि इसके पहले तक हम लोग जितना भी प्रोसेस पढ़े, उस प्रोसेस के एंड में जो एंथैल्पी आया वो क्या कहलाता था? उसका वैल्यू। लेकिन जब डाइल्यूशन का मामला आएगा बेटा तो आपको दो को रिलेट करना पड़ेगा। जैसे एक और एग्जांपल लो, है ना? अगर आपसे कहा जाए कि एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन पता करो, देखो 2 तरीके से पता कर सकते हैं आप। एक इसका डिफरेंस पता करो। डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ? पहले जितना था उससे और ज्यादा। तो पहले कितना था बेटा? अब कितना पहुंचा? एक्चुअली में 15 मोल की वजह से डाइल्यूट हुआ।
उसका जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। इस तरीके से हम लोग करते करते कहां तक जा सकते, देख क्या ये वर्ड याद है, कहां पे पढ़े थे, तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भागेगा, है ना। अब इस लाइन को पढ़, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन मिलेगा वो कहलाएगा, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अलग वैल्यू आएगा, इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अलग वैल्यू आएगा। मतलब एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, देख अगला लाइन पर पूरा बात समझ में आएगा क्या कहता है, डिपेंड ऑन, पहले कितना था उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके साथ चेंज है ना, बात समझ में आया। डाइल्यूशन को इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। आइए अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, देखो क्या है। और सुन ले बेटा, आपके लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा और यही 3 आप लोग नोट करोगे, बाकी कुछ नोट नहीं करना, सिर्फ सुन लिए, बाकी वीडियो पे होगा, जब बैठने देख लेना। क्या है? फॉर्मेशन, कंबशन, सॉरी नॉट, इसके बाद आएगा न्यूट्रलाइजेशन, उससे पहले आयनाइजेशन। अब यहाँ कंफ्यूज मत करना, हम लोग ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे, आयनाइजेशन एंथैल्पी ये वो नहीं है, ये कुछ और है। देखो क्या कहता है, पढ़ो। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट पे अप्लाई होगा, है ना। जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए कंप्लीट, क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। उसको कंप्लीटली तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। पढ़ इसको बेटा। क्या है? जाहिर सी बात है, आप उसको तोड़ने की बात करते एनर्जी देंगे। और एग्जाम्पल समझ में आ रहा, देखो एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जब पानी में डालोगे पूरा नहीं छूटेगा, लेकिन आप चाहते इसको पूरा तोड़ना है तो आपको बाहर से कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, उस एनर्जी का नाम आयनाइजेशन। ठीक है, यहां तक की बात। एक एनहाइड्रस कंपाउंड को हाइड्रेट बनाना है, इसका एंथैल्पी का नाम होगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस। यहां देख, समझ इसको, पहले पढ़। एंथैल्पी चेंज कब? जब हाइड्रेशन होगा 1 मोल किसका? एनहाइड्रस सॉल्ट का, किसके साथ? मोल ऑफ वाटर। जैसे और समझते हैं यहां पर, ये हमेशा एक्सो होगा। एग्जांपल दे, ये मेरा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, उसमें 5 मोल पानी दिए बेटा, 5 मोल पानी देने पे क्या बन गया? वो क्रिस्टल बना दिया। इस वक्त जो भी एनर्जी चेंज होगा वो क्या कहलाएगा? आपका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहलाएगा। ठीक है यहां तक। और मैथमेटिकली देखो क्या टाइप किया है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो होगा वो होगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। इन दोनों का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा उसका हाइड्रेशन पे कितना लगेगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। ये आ गया एंथैल्पी ऑफ, अब तक जितना भी एंथैल्पी पढ़े बोल, हर वक्त क्या चीज कॉमन मिला? 1 मोल अपर। क्यों? आइए समझाते क्यों। ये पढ़ लिया ना, यानी सिंपल सी बात क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के साथ 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस को न्यूट्रलाइज करने पर जितना एनर्जी, यानी फिर से तय हो गया ये हमेशा एक्सो होने वाला है ना। लेकिन यहाँ 1 मोल का बात क्यों नहीं किया गया? ध्यान से सुनना, यहाँ 1 मोल का बात क्यों नहीं किया गया है? बोलो रे। HCl के साथ NaOH प्रोडक्ट बोल, प्लस H2O बोल, कितना मोल एसिड कितना मोल बेस? 1 मोल एसिड 1 मोल बेस, यही है ना। चल फिर अरे बेटा वेन फैक्टर करने, अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं बैठे कि फैक्टर, अभी डेफिनेशन को समझ रहे क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा आप बोल H2SO4 प्लस NaOH प्रोडक्ट बोल, Na2SO4 प्लस H2O बोल, कितना बैलेंस कर, बैलेंस कर है। अब बताओ कितना मोल एसिड कितना मोल बेस? 1 मोल एसिड। तो क्या ये कह सकते हैं कि हमेशा 1 मोल एसिड के साथ 1 मोल बेस रिएक्ट करेगा? जवाब है नहीं। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि एक इक्विवेलेंट एसिड हमेशा एक इक्विवेलेंट बेस के साथ रिएक्ट करेगा, इसके डेफिनेशन पे 1 इक्विवेलेंट कहा गया। बात आया समझ में? अब आप कुछ इसका बात देखते हैं, यहाँ पर पढ़ो इक्वेशन। ये एसिड है, ये बेस है, सॉल्ट बना, पानी बना, इतना एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, अगला 2 डेटा फिर दे रहे, आप कंपेयर करके बोलना क्या आपको समझ में आ रहा, बताना बेटा। अगला फिर से एसिड बेस का रिएक्शन देखो और फिर से एसिड बेस का रिएक्शन देखो, बोलो क्या पता चल रहा है?
ये वैल्यू चेंज नहीं हुआ, है ना। इस पे तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन बनेगा बेटा, जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पहले आप समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, वो समझाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखो समझाते हैं। ये बताओ हमारे पास जो एसिड है कौन सा एसिड है बेटा, बोलो हमारे पास जो एसिड है वो कौन सा एसिड है, HNO3। बोल HNO3 कैसे होगा, H प्लस NO3 माइनस होगा। अगला कौन है, बोल कैसा होगा, NaOH है ना, तो क्या होगा बोल, Na प्लस और OH माइनस होगा। अब उधर बोल क्या मिलेगा, Na प्लस और NO3 माइनस प्लस, पानी नहीं टूटेगा, टूटेगा वो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा। और इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, सिंपल सा जवाब सुन ले, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट, यही टूटेगा और कोई नहीं टूटेगा। पानी क्या है बेटा, वेरी 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 वीक इलेक्ट्रोलाइट, नहीं टूटेगा। अब बोल लेफ्ट साइड और राइट साइड में कॉमन कौन है, बोल NO3 कटा बेटा, Na प्लस कटा, बोल क्या बचा, लेफ्ट में H प्लस बचा, OH माइनस बचा, राइट में बचा। ठीक है, होल्ड पे रखना और फिर से बात करते हैं। इसके लिए मेंटल कैलकुलेशन बोल, लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, H प्लस Cl माइनस, और क्या मिलेगा Na प्लस OH माइनस, इधर क्या मिलेगा, काट, कॉमन काट, बोल क्या बचा, तो जो यहां मिला वही यहां मिला। अब इसमें सोच, 2H प्लस मिलेगा, बोल बोल बोल, और क्या मिलेगा, यहां देख, यहां लिख रहे 2H प्लस मिलेगा और SO4 2 माइनस मिलेगा, और क्या बेटा बैलेंस कर, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, तो क्या मिलेगा, 2Na प्लस मिलेगा और 2OH माइनस मिलेगा। राइट साइड में आ जा, कौन है, ये है ना, तो बोल क्या मिलेगा, 2Na प्लस मिलेगा और SO4 2 माइनस मिलेगा, और क्या मिलेगा, 2H2 मिलेगा। चल काट छट लगा बेटा, SO4 कट गया, 2Na प्लस कट गया, बोल लेफ्ट साइड में क्या बचा, 2H प्लस 2H माइनस, राइट साइड में क्या है, उसका भी तो 2 कटेगा, क्या बचा अल्टीमेट। यानी तीनों ही इक्वेशन में कॉमन क्या था बोल, यानी तीनों इक्वेशन एक्चुअली बोल तो तीनों इक्वेशन सेम है कि डिफरेंट है, बोल बोल, मतलब वैल्यू भी सेम है। ठीक है, अब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का एक और डेफिनेशन बताने जा रहे हैं। एक डेफिनेशन तो पता है, अगला जो डेफिनेशन बताने जा रहे हैं बेटा उसी से सारा प्रॉब्लम बनेगा। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का एक और डेफिनेशन है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड फ्रॉम H प्लस ऑफ एसिड एंड OH माइनस ऑफ बेस। समझ में आ रहा है, तो दोबारा आपके लिए क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब देना। क्या इसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कह सकते हैं, बात करो। चलो एक बार फिर से बता रहे, डेफिनेशन सुनना, इसका डेफिनेशन बता रहे हैं। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड फ्रॉम H प्लस ऑफ एसिड एंड OH माइनस ऑफ बेस। ठीक है, क्या इस डेफिनेशन को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं, ना ना बेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन बताया, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर एलिमेंट्री स्टेट। तो भाई पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का एलिमेंट्री स्टेट H2 होगा, O2 होगा, H2 और O2 से जब पानी बनेगा उसको हम फॉर्मेशन कहेंगे। यहाँ के H2 और O2 से पानी बना बेटा, नहीं किससे बना, एसिड के H प्लस से और बेस का OH माइनस से। बात आया समझ में, इसका दूसरा डेफिनेशन समझ में आया। ठीक है, आओ तो अब देखो क्या इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, पढ़ो। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन बेटा अगर इनमें से एक भी वीक हो गया तो वैल्यू जो होगा वो घट जाए। लेकिन अगेन एक एक्सेप्शन है, कौन सा, HF एक ऐसा एसिड है जिसका एंथैल्पी ऑफ जो न्यूट्रलाइजेशन है वो इससे भी ज्यादा पाया गया। देखो पढ़ो इसको, और ज्यादा होने का वजह क्या बताया गया बेटा आपको, हाइड्रेशन एनर्जी, F माइनस का हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, यहां तक अब पढ़ो ये, जो समझाया वही बात है, समझ में आया बेटा। अगला लाइन, यानी एक्चुअली में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का इक्वेशन ये होगा,
H प्लस एसिड का, OH माइनस बेस का, वाटर, और ये वैल्यू आपका कांस्टेंट होगा। समझ में आया? अगला लाइन पढ़ो। अभी बताया ना, अगर कोई भी वीक हो जाए तो उसका वैल्यू घट जाएगा। घटने का रीजन बताओ। अगर कोई वीक है मतलब वो पूरा पूरी नहीं टूटा, यानी इसको तोड़ने के लिए फिर से एनर्जी देना पड़ेगा। इस एनर्जी का नाम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या था? आयनाइजेशन एनर्जी। तो आपको तो और एनर्जी खर्चा हो गया ना भाई, तो नेट वैल्यू क्या होगा? वो घट जाएगा। आया बात समझ में? आता? ठीक है। फ्यूजन, सिर्फ बोल, क्या बोलोगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूजन? सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए जितना एनर्जी लगेगा वो फ्यूजन। ये किसके बराबर पाया गया? लैटेंट हीट फ्यूजन के साथ मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एग्जांपल देख। सॉलिड एरो होगा, किसमें चला गया? लिक्विड में चला गया। अगला पढ़ क्या है? मतलब लिक्विड से गैस पे जाएगा। ठीक है, और ये इसका एग्जांपल देख लो। गलत हो गया, एरो होगा। ठीक है, अगला देख क्या है? बोल कहां से कहां जाएगा? सॉलिड से गैस। यहां सिंपल से ये लाइन समझ में आ रहा? देख तो, सॉलिड से गैस गया, और ये लाइन समझ में आया कि नहीं? बोल। सब्लिमेशन किसके बराबर होगा? फ्यूजन प्लस, क्योंकि फ्यूजन का मतलब सॉलिड से कहां गए? लिक्विड, और वेपराइजेशन में लिक्विड से। और हेजस लॉ क्या कहता है? सारे को टोटल कर दो तो ओवरऑल मिल जाएगा। ये भी हेजस लॉ का बात कर रहा है। ठीक है बेटा, यहां तक पढ़ो क्या कहता है। एक मोल एटम बनाएंगे, किससे? एलिमेंट से। इसको कहेंगे एटमाइजेशन। एग्जाम्पल देखते समझ में आ रहा है? और वो एटम किस फॉर्म में होना चाहिए? हमको ये तो पहले से एटम है, ये तो पहले से एटम है, लेकिन किस स्टेट में है? इसको ले जाने को हम कहेंगे। अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? देखो तो, ये तो पहले से गैस है लेकिन एटम तो नहीं है। एटम में ले जाने के लिए जितना एनर्जी लगेगा वो क्या कहलाएगा? एंथैल्पी या हीट ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर यहां तक? आइए आज का आखिरी टॉपिक पे बात करते हैं। पढ़ो। हेजस लॉ क्या कहता है? पढ़ लो एक बार। एक स्टेप में हो, एक से ज्यादा स्टेप में हो, कितने भी स्टेप में हो, ओवरऑल एंथैल्पी सेम होगा। इसका एक और लैंग्वेज पढ़ो। क्लियर है? अब देखो, मान लो एक मेरे पास ए है, आप ए से बी की तरफ गए, और यहां से यहां जाने का आपका एंथैल्पी हुआ डेल्टा एच। कितना स्टेप में हुआ? एक स्टेप। अब दोबारा देखो, ए से सी की तरफ गए, उसका एंथैल्पी मान लो डेल्टा एच वन। फिर सी से डी की तरफ गए, इसका एंथैल्पी मान लो डेल्टा एच टू। फिर डी से ई की तरफ गए, इसका एंथैल्पी मान लो डेल्टा एच थ्री। फिर ई से बी की तरफ गए, इसका एंथैल्पी मान लो डेल्टा एच फोर। तो यहां से ए से बी कितने स्टेप में गए बेटा? और यहां से ए से बी कितने स्टेप में गए? मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होना चाहिए? आया बात समझ में? और हेजस लॉ एक्चुअली कुछ नहीं, कुछ और कह रहा। पढ़ो तो ये बेटा, ये फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं हो गया? फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एनर्जी कंजर्व होगा, और एंथैल्पी क्या? हीट एनर्जी है, ये तो कंजर्व हुआ। साथ में एक और इंफॉर्मेशन मिल रहा, पढ़। इससे साबित हुआ ना कि एंथैल्पी जो वो पाथ फंक्शन नहीं है, पाथ इंडिपेंडेंट है, स्टेट फंक्शन है। वो पाथ पे डिपेंड नहीं किया, इधर से जाए या उधर से जाए, मामला एक ही होगा। क्लियर यहां तक? यहां पे बेटा हमने थर्मोकेमिस्ट्री कंप्लीट की। ठीक है, इसका एमसीक्यू अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ थ्योरी पार्ट करवा दी। यहां तक ओके है? ठीक है राज?